नमस्कार दोस्तों, दिस इज़ द सेकेंड पार्ट ऑफ द AIS टेस्ट सीरीज़ 2। जो सेकेंड टेस्ट सीरीज़ थी उसका 2.1 पार्ट है। ठीक है, 2 पार्ट में मैं टेस्ट सीरीज़ को कवर करूँगा, अदरवाइज वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और इंप्रूवमेंट के लिए कुछ और बता सकते हैं प्लीज़ डू लेट मी नो। ठीक है, थोड़ा स्पीड में चलेंगे वरना वीडियो सच में बड़ी हो जाती है। तो स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 71 तक हो गया था, 72 बात करते हैं। ये रिवॉल्ट लिखे हैं और कहाँ पर किसने रिवॉल्ट को लेड किया था उसके बाद वहाँ पर लिखा हुआ है। सबसे पहले बात करते हैं सुल्तानपुर। तो सुल्तानपुर का जो रिवॉल्ट है इट वाज लेड बाय दी शाहिद शाहिद हसन। तो शाहिद हसन जो थे उन्हें सुल्तानपुर का रिवॉल्ट को लेड किया था। फैज़ाबाद क्या है? फैज़ाबाद है मौलवी अहमद उल्ला। सो यानी कि बी का 2 है, यानी ए का 3 है, ए का 3 है, बी का 2 है, यानी कि जो बी ऑप्शन हो गया माइग्रेट हो गया। फिर सी का हो जाएगा 4, यानी कि जो संबलपुर है, संबलपुर में कौन है? संबलपुर में सा से संबलपुर, सा से सुरेंद्र साई, सा से संबलपुर, सा से सुरेंद्र साई। एंड डी का है 1, दैट इज़ दी मथुरा। तो मथुरा का कौन है? मथुरा का है देवी सिंह। ठीक है, तो अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। कैबिनेट मिशन केम इन इंडिया ऑन दी 24 मार्च 1946। कैबिनेट मिशन जो है वो 24 मार्च 1946 में आया। बिल्कुल सही आंसर है आपका स्टेटमेंट। इट वांट टू स्टैब्लिश द कॉन्स्टिट्यूशनल एंड द टेम्परेरी गवर्नमेंट इन इंडिया। ये भी बिल्कुल सही है, देखिए ये भी सही है, ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं। बी राइट ऑप्शन हो जाएगा। जो कैबिनेट मिशन इंडिया आने का उसका उद्देश्य ये था, द मेन पर्पज वॉज टू इस्टेब्लिश टू गिव फ्रीडम टू इंडिया। ठीक है, तो इंडिया को क्या करना? फ्रीडम देना और नया कॉन्स्टिट्यूशन इस्टेब्लिश करना और एक टेम्परेरी गवर्नमेंट को बनाना। ठीक है, सो दैट वाज द मेन इशू, हेंस द कैबिनेट मिशन इट केम इन इंडिया ऑन द 24 मार्च 1946। ठीक है, तो ये पता होना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट। ये एक्ट दिए गए हैं और कौन सा एक्ट किस ईयर में आया ये पता होना चाहिए आपको। ये काफ़ी ईजी क्वेश्चन है थोड़ा सा आपके लिए। जैसे वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। ठीक है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट ये तो पता ही है आपको। ये कब आया था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट? आंसर बताइए इसका। देखिए ये पता है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया था, ये आया था 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया था। प्रेस एक्ट कब आया था? प्रेस एक्ट आया था आपका प्रेस एक्ट आपका कब आया था? प्रेस एक्ट आपका आया था 1910 में। ठीक है, प्रेस एक्ट कब आया था आपका? नहीं, एक मिनट, प्रेस एक्ट आपका कब आया था? प्रेस एक्ट 1908 में आया था। ठीक है, यानी कि पहले का ए हो गया और दूसरे का हो गया 4 नंबर, यानी कि पहले का ए हो गया और दूसरे का हो गया 4 नंबर, यानी कि 20 राइट आंसर। ठीक है, और उसके बाद लिखा हुआ है कि इंडियन प्रेस एक्ट। तो प्रेस एक्ट कब आया था? प्रेस एक्ट आया था 1910 में। तो प्रेस आया था देना, प्रेस एक्ट है 1910 में, सॉरी इंडियन प्रेस एक्ट है 1910 में। प्रेस एक्ट भाई सिंपल सी बात है, पहले क्या आएगा? पहले प्रेस एक्ट आएगा 1908 में, पहले क्या आएगा? प्रेस एक्ट आएगा, और प्रेस एक्ट के बाद फिर इंडियन प्रेस एक्ट आएगा। तो पहले प्रेस एक्ट आ गया 1908 में और फिर उसका इंडियन प्रेस एक्ट आया 1910 में। ठीक है, क्लियर बात? ठीक है, तो सी का क्या हो गया? सी का 3 हो गया। नेक्स्ट रजिस्ट्रेशन एक्ट। ठीक है ना, आपको ये तो पता ही होगा, रजिस्ट्रेशन एक्ट 1867 है ना, 1867 है ना। आपने सुना होगा सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट ऑफ 1860, हर बार सुना होगा, उसी से याद कर सकते हैं। तो रजिस्ट्रेशन एक्ट हो गया, वो हो जाएगा 67। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75, कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट। रिवॉल्ट और सप्रेशर, कहाँ पर रिवॉल्ट हुआ है और किसने सप्रेस किया है? ये तो ईजी थोड़ा सा। झांसी की रानी आपको पता है ह्यूज रॉस वहाँ पे थे, है ना, ह्यूज रॉस थे वहाँ पर। तो ये बिल्कुल सही मैच है, झांसी की रानी ह्यूज रॉस। कौन सा गलत है पूछ रहा है? ठीक है, बरेली की बात किया जाए, बरेली की बात किया जाए तो बरेली का कौन है? बरेली का थे कैम्पबेल। ठीक है, कैम्पबेल, ये भी सही है, बरेली के थे कैम्पबेल। नेक्स्ट बात करते हैं जगदीशपुर। जगदीशपुर, तो जगदीशपुर के ये स्टेटमेंट गलत है। जगदीशपुर के कौन था? जगदीशपुर का था आयरी टेलर। जगदीशपुर के कौन थे? आयरी टेलर। आयरी टेलर जो थे वो जगदीशपुर के थे। तो ये स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा सी। और वाराणसी के कौन थे? वाराणसी के नील थे, ये बात सही है। वाराणसी में वैसे बात करते हैं नील है वहाँ पे आ रही है, वाराणसी में नील है तो वाराणसी का नील हो गया। ठीक है, और एक और चीज़ पता होनी चाहिए, हमने कहा पटना। पटना के कौन थे? पटना के थे ये विंसेंट आयरी। विंसेंट आयरी ये पटना के थे। ठीक है, तो ये जो सी हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नॉट करेक्ट पूछ रहा था। एसर्शन रीजन पूछ रहा है मोहम्मद गजनी अटैक इंडिया 17 टाइम्स। सबको पता है 17 बार गजनी ने इंडिया में आक्रमण किया था। द मेन पर्पज ऑफ द इन्वेजन वॉज टू इस्टैब्लिश द परमानेंट मुस्लिम रूल इन इंडिया एंड टू प्लंडर। देखो सिंपल सी पता है, प्लंडर करने आ रहा था वो, लेकिन वो नहीं चाहता था कि परमानेंट मुस्लिम रूल इस्टैब्लिश हो इंडिया में, ऐसा कुछ भी उसका पर्पज़ नहीं था। ठीक है, वो गोली जब आया था तब वो हुआ था वो चीज़ें।
ठीक है, तो यानी कि वो सिर्फ प्लंडर के इरादे से आया था. देयर वाज नो इंटेंशन टू एस्टैब्लिश द परमानेंट मुस्लिम रूल इन इंडिया. सो हेंस द राइट आंसर विल बी ए इज़ द करेक्ट, ए इज़ द करेक्ट, आर इज़ इनकरेक्ट, सी इज़ द राइट ऑप्शन. ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं दीवाने मुस्तखराज. दीवाने मुस्तखराज ये किस से रिलेटेड है? दीवाने मुस्तखराज, तो आंसर इसका दीवाने मुस्तखराज जो है ये फाइनेंस से रिलेटेड है. ठीक है, दीवाने मुस्तखराज जो है ये फाइनेंस से रिलेटेड है. सो इट इज़ द डिपार्टमेंट अंडर ए दीवाने रसालत. दीवाने रसालत ये भी क्या था, ये भी एक फाइनेंस का डिपार्टमेंट था, और दीवाने रसालत एक फाइनेंस का डिपार्टमेंट था. इस फाइनेंस के डिपार्टमेंट के अंदर दीवाने मुस्तखराज डिपार्टमेंट आता था, और ये सारी चीज़ें थी वो दिस ऑल आर डिपार्टमेंट वॉज मेड बाय दी अलाउद्दीन खिलजी. तो अलाउद्दीन खिलजी ने डिपार्टमेंट बनवाए थे. नेक्स्ट वॉर और ईयर के बारे में बात करते हैं, कौन सी वॉर किस ईयर में हुई थी. ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं बैटल ऑफ हल्दी घाटी. ये तो ईजी है, इसमें पूछ रहा है कौन सा नॉट करेक्ट है, इनकरेक्ट पूछ रहा है. ठीक है, इनकरेक्ट पूछ रहा है 78 में. ठीक है, लिखा बैटल ऑफ हल्दी घाटी, तो बिल्कुल हल्दी घाटी क्या है, 1556 में हुई थी. बैटल ऑफ तालीकोटा, तो तालीकोटा के बारे में बात किया जाए तो तालीकोटा जो है बैटल, ठीक है, वो जो है ये 1665 नहीं था, ये 1565 था, 1565. एंड इट वॉज हैपन बिटवीन द विजयनगर एम्पायर एंड द डेक्कन सल्तनत. ठीक है, विजयनगर एम्पायर और डेक्कन सल्तनत के बीच में ये हुई थी. ठीक है ना, इन द साउथ ईस्ट ऑफ द बीजापुर. ठीक है, नॉर्थ ऑफ कर्नाटक, वहाँ पर हुई थी ये चीज़. तो बैटल ऑफ तालीकोटा पता होना चाहिए 1565. हल्दी घाटी 1576. ठीक है, तो राइट आंसर विल बी दिस. एंड सेकेंड बैटल ऑफ तराइन 1191. फर्स्ट कब हुई थी, 91 में हुई थी. सेकेंड बैटल ऑफ तराइन 92 में हुई थी. बैटल ऑफ द चंदवार ये हुई थी 94 में. ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चंस की. कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट. ओके, independent from the Bahmani. Okay, consider in the context of the state that become independent from the Bahmani kingdom. ओके, अच्छा, ओके, आपको मैच करना है फाउंडर और स्टेट के बारे में. इंडिपेंडेंट फ्रॉम द बाहमनी किंगडम, कौन सी स्टेट जो है इंडिपेंडेंट फ्रॉम द बाहमनी किंगडम थी, और वहाँ के जो फाउंडर थे वो उन्होंने इस्टेब्लिश किए अपने रीजनल किंगडम, उनके बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पर. ठीक है, तो आपने यहाँ पे राइट आंसर मार्क करना है 79 में. ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं बीजापुर. ठीक है, तो बीजापुर के कौन थे, बीजापुर का जो फाउंडर थे बीजापुर के वो थे आपके यूसुफ आदिल शाह. यूसुफ आदिल शाह वो द फाउंडर ऑफ द बीजापुर. यानी कि ए का क्या हो गया, ए का 3 हो गया. नेक्स्ट बात करते हैं अहमदनगर. ठीक है, अहमदनगर, तो अहमदनगर के कौन थे, अहमद से याद कर लेंगे क्या, अहमद से हम याद करेंगे मलिक अहमद. तो मलिक अहमद वॉज द फाउंडर ऑफ द अहमदनगर. यानी कि बी का क्या होगा, बी का हो जाएगा 1, तो ये हो जाएगा, ये सी पर राइट आंसर हो जाएगा. फिर सी का हो जाएगा 2, यानी कि गोलकोंडा. गोल है ना इसमें, गोल मतलब कूली में भी तो ला मतलब बहुत लंबा है ना प्रोनाउंसिएशन है, गोलकोंडा. बेरार कौन है, बेरार का दैट इज़ दी फतेहुल्ला इमाद शाह. ठीक है, तो याद कर लिया आपने. बीजापुर का यूसुफ आदिल शाह, बीजापुर का यूसुफ आदिल शाह. ठीक है, अहमदनगर का, सॉरी बीजापुर का हाँ यूसुफ आदिल शाह. अहमदनगर का कौन है, अहमदनगर का है आपका मलिक अहमद से याद किया. गोलकोंडा का कुली कुतुब शाह. बेरार का फतेहुल्ला इमाद शाह. ठीक है, नेक्स्ट इज दी कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द शेख मुजाम्मिद्दीन औलिया वॉज द सूफी सेंट ऑफ द चिश्ती सेक्ट. बिल्कुल सही है. ही वॉज ऑल्सो द कॉल्ड एज द महबूब इलाही, उनको महबूब इलाही भी बोलते थे. ठीक है, तो देखा जाए जो दोनों स्टेटमेंट हैं वो सही हैं, बिल्कुल सही है. शेख जो निज़ामुद्दीन औलिया है उनको वो चिश्ती सेक्ट से थे और उन्हें महबूब इलाही भी बोलते थे. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 81 के बारे में बात किया जाए. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द फंडामेंटल ड्यूटीज़ विच इज़ नॉट करेक्ट. अच्छा, कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है. ठीक है, इट इज़ द पार्ट ऑफ द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज़ दी पार्ट ऑफ द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन. फंडामेंटल ड्यूटीज़, देखो फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो हैं दे आर नॉट द पार्ट ऑफ द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन. इनको ऐड किया गया था बाय दी 47 अमेंडमेंट एक्ट. 47 अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा फंडामेंटल ड्यूटीज़ को ऐड किया गया था. कहाँ पे ऐड किया गया था, पार्ट 4A में ऐड किया गया था, आर्टिकल 51A में ऐड किया गया था. टोटल कितनी फंडामेंटल ड्यूटीज़ थी, टोटल बेसिकली 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ थी. पहले 10 थी, एक और ऐड कर दी गई थी. कैसे ऐड की गई थी, 86 अमेंडमेंट एक्ट 2002 से. देखो लिखा भी तो है 11 फंडामेंटल ड्यूटी हैज़ बीन एडेड बाय द 86 अमेंडमेंट एक्ट 2002. ठीक है, इसमें 21A को ऐड किया गया था और जो 45A है इसको रीराइट किया गया था ना. ये क्या है 45A, ये DPSP है, DPSP को रीराइट किया गया था. ठीक है, नेक्स्ट इज इट इज़ मेंशन इन द पार्ट 4A ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. सही है. इट इज़ इंस्पायर्ड फ्रॉम द सोवियत यूनियन, ये भी सही है. बाकी सारे स्टेटमेंट सही है. पहला जो सही नहीं था क्योंकि ये
ओरिजिनल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। नाउ द रीजन ऑफ द ओशियन वेयर द सैलिनिटी इंक्रीजेज रैपिडली अलॉन्ग विद द डेप्थ, यानी कि जैसे डेप्थ इंक्रीज होती है सैलिनिटी इंक्रीज हो जाती है, उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं, उसको बोलते हैं हेलोक्लाइन। हेलोक्लाइन बोलते हैं, यानी कि जहाँ पर सैलिनिटी इंक्रीज होगी तो डेप्थ इंक्रीज होगी, सैलिनिटी इंक्रीज हो जाएगी, उसको हेलोक्लाइन बोलते हैं। हेलो का मतलब क्या होता है? हेलो का मतलब, हेलोक्लाइन का मतलब होता है सॉल्ट से रिलेटेड होता है, सॉल्ट से रिलेटेड। ठीक है, 82 का ये हो गया। 83 की बात किया है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्टली मैच्ड है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस द करेक्टली मैच, ओके, कौन सा जो स्टेटमेंट है वो करेक्टली मैच्ड है, 83। ठीक है, तो यहाँ पर देखा जाए, पहले लिखा हुआ है लॉसे प्लेट्यू, ये चाइना में है, ये सही है बिल्कुल। और उसके बाद पतवार प्लेट्यू, ये पास से पतवार, पास से पाकिस्तान में है। और उसके बाद शाह प्लेट्यू, ये म्यांमार में है। यानी कि जो सारे स्टेटमेंट है वो करेक्टली मैच है, डी इज़ द राइट आंसर। ठीक है ना, लॉसेस प्लेट्यू चाइना, पतवार है पाकिस्तान में, शाह है म्यांमार में। नेक्स्ट, अंडर विच ऑफ द अंडर विच आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया नेशनल इंटरस्टेट काउंसिल, नेशनल इंटरस्टेट काउंसिल को कहाँ पर डिस्क्राइब किया हुआ है? ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, नेशनल इंटरस्टेट काउंसिल। ठीक है, तो इसको डिस्क्राइब किया हुआ है आर्टिकल 263 में। नेशनल इंटरस्टेट काउंसिल को आर्टिकल 263 में इसको डिस्क्राइब किया गया है, और इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1990 में। इंटरस्टेट काउंसिल को 1990 में इस्टेब्लिश किया हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं आर्टिकल 85, सॉरी क्वेश्चन 85। which writ issued by the Supreme Court or the High Court intended to refer the case pending to the subordinate court to the superior court for the speedy disposal, यानी कि अगर subordinate कोर्ट के पास कोई केस चल रहा है तो वो अपने से ऊपर की जो कोर्ट है उसको ये केस रेफर कर दें फॉर द स्पीडी डिपोजल ऑफ द जस्टिस। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं? सो द राइट आंसर ऑफ द गिवन क्वेश्चन इज बी, इसको बोलते हैं सेटररी। ठीक है ना, सरशरी। तो शर्शरी बोलते हैं, क्या बोलते हैं कि ये आप उस केस को दे दें। क्यू वारंटो बोलते हैं कि क्यू वारंटो का मतलब होता है कि आप बेसिकली कैसे बैठे हो यहाँ पर। ठीक है, मतलब क्या आपको पेपर दिखाना पड़ेगा, कागज़ दिखाना पड़ेगा। मैंडेमस मतलब उसने आदेश दे दिया, उसके लिए आता है। प्रोहिबिशन मतलब आपको उस काम करने से रोक दिया गया, वो आप काम नहीं कर सकते हो, आप कोई वो जजमेंट पास नहीं कर सकते इस तरह से। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, जो द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, कौन सा करेक्ट नहीं है? विटामिन B5 पेंटेनोइक एसिड बिल्कुल सही है, विटामिन B5 इज द पेंटेनोइक एसिड। विटामिन B9 जो होता है उसको बोलते हैं फॉलिक एसिड। B9 को क्या बोलते हैं? B9 को बोलते हैं फॉलिक एसिड, ये भी क्या है? ये भी सही है। विटामिन B12 कोबाल्टोमाइसिन, बिल्कुल विटामिन B12 में क्या होता है? कोबाल्ट होता है, कोबाल्ट कंटेनिंग विटामिन इज द B12 विटामिन। B2 इज द फाइलोक्विनोन, फाइलोक्विनोन जो होता है वो BQ नहीं होता, फाइलोक्विनोन होता है विटामिन K, विटामिन K इज नोन एज द फाइलोक्विनोन। B2 क्या होता है? B2 को बोलते हैं राइबोफ्लेविन, राइबोफ्लेविन, तो राइबोफ्लेविन होते हैं विटामिन B2। ठीक है, नेक्स्ट बात करें, consider the following statement, the administrative department of the Sultanate period was not related to the Firoz Shah Tughlaq, ये कौन सा एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट है ऑफ द सल्तनत पीरियड दैट वाज नॉट रिलेटेड टू दी फिरोज शाह तुगलक? फिरोज शाह तुगलक से वो रिलेटेड नहीं है। ठीक है, तो सबसे बड़ी बात करते हैं दीवाने बंदगन। आपको पता है फिरोज शाह तुगलक ही इज़ वेरी फॉन्ड ऑफ मेकिंग स्लेव्स, उसको स्लेव्स रखना बहुत पसंद था, तो उसने दीवाने बंदगन यानी कि अलग से एक डिपार्टमेंट बनाया था फॉर द स्लेव्स। So Diwan Bandagan was this. Next is the Darul Shafa. Okay. Next is the Diwan Kohi and Diwan Istikraj. तो Diwan Istikraj, Safa and Bandagan, they were this department under the फिरोज शाह तुगलक, बट दीवाने कोही जो था ये डिपार्टमेंट नहीं था। ठीक है, दीवाने कोही क्या था? दीवाने कोही इट इज़ अ एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट, एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट था अंडर द रीन ऑफ दी मोहम्मद बिन तुगलक। तो मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे ये डिपार्टमेंट था दीवाने कोही। कोही मतलब क्या हो गया? एग्रीकल्चर के बारे में बात कर रहे हैं। बाकी दीवाने बंदगन, दीवाने शफा और इस्तिक, दीवाने इस्तक, ये क्या था? ये फिरोज शाह तुगलक के टाइम पे थे। ठीक है ना, और फिरोज शाह तुगलक ने कई सारी कैनाल्स भी बनवाई थी और काफ़ी सारे काम किया था। ठीक है, फिर बात करते हैं कौन से गॉड है और उसके फंक्शंस क्या हैं, उसके बारे में बात किया है। ये तो ईजी है, थोड़ा सा आपके लिए पड़ जाएगा। ठीक है, इंद्र को देख के आपको समझ में आ जाएगा। इंद्र क्या है? इंद्र जिसको पुरंदर भी बोलते हैं ना, डिस्ट्रॉयर ऑफ द फोर्ट। ठीक है, रेन गॉड है, यानी कि A का 2 हो जाएगा, A का 2 हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, देखो अब आपको पता है मारुत, मारुत क्या बताता है? मारुत मतलब हवा, स्काई, इसके बारे में बता देना। मारुत का मतलब क्या हो गया? मारुत मतलब हवा, स्काई। ठीक है, मतलब हवा मतलब पवन सुत, मारुत आपने सुना मारुति से, स्काई स्टॉर्म। तो मारुत का मतलब क्या होता है? मारुत का मतलब होता है दैट इज़ स्टॉर्म। यानी कि सी का क्या होगा? सी का 4 हो गया, तो ये बी का क्या हो जाएगा? बी का 1 हो जाएगा, दैट इज़ द पुशान इज़ दी एनिमल, है ना, पशु, है ना, पुशान अब ऐसा होता है पशु, पशु इज़ द पुशान, ऐसे करके। ठीक है, और उसके बाद दायु, दायु मतलब होता है स्काई, तो इसका जो आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, कौन सी करेक्टली मैच्ड नहीं है? ठीक है,
यानी कि यहाँ पे ये महाजनपद दिए गए हैं, उनकी कैपिटल दी गई है। ठीक है, कौन सा बोल रहा है कि करेक्टली मैच्ड नहीं है। तो पहले लिखा हुआ अंगा, अंगा की जो कैपिटल चंपा होती है, ठीक है। कुरु की सबको पता है इंद्रप्रस्थी होती है। फिर लिखा हुआ है कंभोज, कंभोज की कैपिटल क्या है, कंभोज की कैपिटल ये लिखा हुआ पैठान, तो ये कंभोज की कैपिटल पैठान नहीं है। ठीक है ना, कंभोज की कैपिटल पैठान नहीं है। पैठान किसकी कैपिटल है, पैठान है कैपिटल किसकी, अस्मका की, अस्मका की कैपिटल है पैठान, कंभोज की कैपिटल नहीं है। तो कंभोज की कैपिटल क्या है, कंभोज की कैपिटल क्या है, कंभोज की कैपिटल अगर आप देखोगे तो आपको यहाँ मिल जाएगी, ये कंभोज की कैपिटल है पूंचा, ये तो लिखा हुआ है पूंचा, तो पूंचा इज द कैपिटल ऑफ कंभोज, इसकी कैपिटल क्या है, पूंचा। ठीक है, और वत्सा की पता ही है, वत्सा की वत्सा, वत्सा की है कौशाम्बी। ठीक है ना, वत्सा की क्या है, कौशाम्बी। कई सारे जो महाजनपद थे उनके दो कैपिटल थी, मैं बता चुका हूँ, जैसे कोसला की दो हैं, श्रावस्ती और साकेत हो गई। ठीक है, और उसके बाद अवंती के दो हैं, उज्जैन और महिष्मती। चेदी के दो हैं, सूथीवाती और बंदा। और उसके बाद पंचाल के दो हैं, कंपियाला और उसके बाद अची चत्रा। और ध्यान में जो जो कंपियाला है, ठीक है ना, वो साउथ पंचाल की है, और उसके बाद जो अही चत्रा जो है वो नॉर्थ पंचाल की है। ये इंपॉर्टेंट है इसमें से। और बाकी मगध की तो दो थी आपकी, गिरिराज और राजगिरी। ठीक है ना, और उसके बाद अस्मका बताया भी, पैठान और उसके बाद प्रातिस्थान, पैठान और प्रातिस्थान। ठीक है ना, वज्जी वैशाली ये तो बताइए होना चाहिए आपको। ठीक है, फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के बारे में। अशोका हैज़ बिल्ड 4 caves इन द बार्बर हिल्स फॉर द आजीविका सेक्ट टू लिव, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट इंक्लूडेड। मतलब अशोका ने 4 caves बनाई थी, है ना, बार्बर केव, बार्बर हिल्स में आजीविका सेक्ट के रहने के लिए। तो कौन सी जो है इसमें से नहीं है। ठीक है, तो बात किया जाए इसमें से कौन सी नहीं है, देखो सुदमा है, करना है, और उसके बाद विश्व झोपड़ी है, और उसके बाद जो मरतांड है वो इसमें से नहीं है। ठीक है ना, तो ये आपको पता होना चाहिए। अगर बात की जाए 4 केव कौन कौन सी हैं, तो एक होगी करना हो गया, एक और है जिसमें नहीं लिखा था चोपर। ठीक है ना, तो करना, चोपर, सुदमा और विश्व झोपड़ी। तो ये 4 क्या हो गई, ये आपकी 4 केव हो गई, दैट वॉज मेड बाय द अशोका फॉर द आजीविका सेक्ट। ठीक है ना, उनके रहने के लिए। नेक्स्ट बात करते हैं कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। चंद्रगुप्त स्टार्टेड द गुप्ता संवत, चंद्रगुप्त ने गुप्ता संवत की स्थापना की। ठीक है, चंद्रगुप्त ने गुप्त संवत की स्थापना की, सही है। ठीक है, धनानंद को मार के लास्ट नंदा रूलर। ठीक है ना, फिर लिखा हुआ है समुद्रगुप्त मेड द धरनी बंध, दैट इज द यूनिफिकेशन ऑफ द अर्थ इन हिज रियल गोल। ठीक है, तो अगर बात किया जाए 91, ठीक है, ये भी सही है। दो समुद्रगुप्त था, समुद्रगुप्त वो जो था वो उसने क्या बात किया, उसने किया यूनिफिकेशन ऑफ द अर्थ। इसको बोलते हैं, क्या बोल रहे हैं इसको, इसको बोल रहे हैं धरन निबंध, धरन निबंध उसने किया। ठीक है ना, इसका ये रियल गोल था कि आप क्या करेंगे, ये यूनिफिकेशन ऑफ अर्थ करेगा। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है। बाकी चंद्रगुप्त के बारे में बात किया जाए, चंद्रगुप्त 1 जो था उसने गुप्ता संवत की स्थापना भी की थी। ठीक है ना, 319 से, ठीक है, 320 AD के आसपास। क्लियर हो गई बात, तो ये पता होना चाहिए। ठीक है ना, और समुद्रगुप्त कौन था, समुद्रगुप्त जो है ही इज़ नो अदर देन द सन ऑफ द चंद्रगुप्त 1, चंद्रगुप्त 1। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं चोला रूलर के बारे में। चोला रूलर सेंड एन एम्बेसी ऑफ द 72 मर्चेंट्स टू द चाइना। कौन सा ऐसा चोला रूलर जिसने 72 मर्चेंट को चाइना में भेजा था, किसने भेजा था इसमें। ठीक है, तो यहाँ पर अगर बात की जाए किस चोला रूलर ने बेसिकली भेजा था, तो वो था आपका कुलोत्तु टंग 1। इनके नाम बड़े अजीब है, कुलोत्तु टंग 1। ठीक है, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने 72 ट्रेडर्स चाइना में भेजे थे इन द ईयर ऑफ 1070 AD। ठीक है ना, तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। ठीक है ना, और ये चीज़ कहाँ पर डिस्क्राइब है, ये चीज़ डिस्क्राइब है सुंग, नहीं चलो रहने दो उसको, बहुत अजीब नाम, मैं प्रोनाउंस भी नहीं करूँगा मैं उसको। ठीक है, 92 का ये आपका हो गया, बी आपका राइट आंसर। नहीं, बात करते हैं 93 के बारे में बात करते हैं। टेक्स्ट लिखा हुआ है और किसने कंपोज किया हुआ है, ये इंपॉर्टेंट है, ये अच्छा है क्वेश्चन है। ठीक है ना, टेक्स्ट और किसने वो कंपोज किया हुआ है 93। ठीक है, तो इसमें से कुछ कई सारी चीज़ें आपको पता होंगी। जैसे बात की जाए सबसे पहले हम बात करते हैं नागार्जुन। ठीक है ना, तो नागार्जुन जो है इन्होंने एक टेक्स्ट था, उसको बोलते हैं माध्यमिक सूत्र, ये बताओगा आपको, ये इंपॉर्टेंट है। यानी कि बी जो सी का ऑप्शन हो गया और 2, सी का 2, अगर सी का 2 है तो यानी कि एक ही जगह ऑप्शन है सी का 2, उस हिसाब से हमारे बाकी आंसर मिल जाएंगे। राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हमारा हो जाएगा डी। ठीक है, डी जो हमारा जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि ए का है 3, यानी कि दैट इज़ द विक्रम मंका और उसके बाद देवचरिता।
विक्रमांका देवचरिता, ये किसका है? ये है आपका बिल्हन का। ठीक, उसके बाद रासमाला, रासमाला ये किसका है? सोमेश्वर का। रासमाला किसने लिखी है? रासमाला लिखी है सोमेश्वर ने। माध्यमिक सूत्र में बताइए, माध्यमिक सूत्र किसने लिखी है? माध्यमिक सूत्र नागार्जुन ने लिखी है। नेक्स्ट इज दी बृहद बृहद कथा अमंजरी, ठीक है ना, बृहद कथा मंजरी। ठीक है, तो ये किसने लिखी है? ये लिखी हुई है दैट इज दी केशवेंद्र ने। ठीक है, तो ये हमारा राइट आंसर हो गया, डी इसका राइट आंसर हो गया। आफ्टर विच ऑफ द फॉलोइंग कन्क्वेस्ट अलाउद्दीन खिलजी नेम्ड द प्लेस खिरजाबाद आफ्टर हिज सन खिरज खान। तो अलाउद्दीन का एक लड़का था, उसका नाम था खिरज खान। तो बेसिकली चित्तौड़ विजय के बाद उसने क्या किया? उस खिरजाबाद का उसका नाम चित्तौड़ का नाम क्या रख दिया उसने? खिरजाबाद कर दिया। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए, दिस इज़ वेरी समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। और अलाउद्दीन ने अटैक कब किया था? अलाउद्दीन ने अटैक किया था 1303 ईडी में अटैक किया था बेसिकली। ठीक है ना, और उस समय जो चित्तौड़ का जो कैपिटल थी, चित्तौड़ की कैपिटल क्या थी? चित्तौड़ की कैपिटल थी मेवाड़। चित्तौड़ की कैपिटल थी मेवाड़, और चित्तौड़ का जो रूलर था वो राणा रतन सिंह। राणा रतन सिंह वॉज द रूलर। विच ऑफ द फॉलोइंग आयुर्वेदिक टेक्स्ट वॉज ट्रांसलेटेड इनटू द पर्शियन? किस टेक्स्ट को पर्शियन में ट्रांसलेट किया गया था? ठीक है, तो राइट आंसर इसका है, राइट आंसर क्या है इसका? राइट आंसर है 95 का बी, दैट इज़ दी फरहगन ए सिकंदरी। तो फरगन सिकंदरी क्या है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग आयुर्वेदिक टेक्स्ट वॉज ट्रांसलेटेड इनटू पर्शियन? तो फरगन सिकंदरी ये क्या है? एक आयुर्वेदिक टेक्स्ट है जिसको बेसिकली ट्रांसलेट किया गया था किसमें? पर्शियन में। ठीक है ना, बात किया जाए सिकंदर लोदी की। ठीक है, तो सिकंदर लोदी जो था वो लोदी वंश का शासक था। ठीक है ना, और उसने आगरा सिटी की स्थापना भी की थी 1504 में आगरा सिटी की इसने स्थापना की थी। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें पता नहीं है। फरगने जो सिकंदरी है, ठीक है ना, इसको लिखा गया था अंडर द पोएट गुलखुरी। ठीक है, बस ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ से इतना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें, ड्यूरिंग दी सल्तनत पीरियड द मिक्स्ड सिस्टम ऑफ द रेवेन्यू असेसमेंट वॉज कॉल्ड। सल्तनत पीरियड में मिक्स्ड सिस्टम ऑफ द रेवेन्यू असेसमेंट, एक ऐसा सिस्टम जिसमें रेवेन्यू का असेसमेंट किया जाता था, उसको हम क्या कहते थे? ठीक है, तो उसको क्या कहते थे? उसको बोलते थे मुक्ताई। मुक्ताई, तो मुक्ताई क्या था? मुक्ताई वॉज द मिक्स्ड सिस्टम ऑफ द रेवेन्यू असेसमेंट। मुक्ताई वॉज द मिक्स्ड सिस्टम ऑफ द रेवेन्यू असेसमेंट। Clear? Now, which of the following text was composed by the Akbar to install the feelings of the brotherhood and the respect or the Islam? तो ना अकबर ने क्या ऐसा कंस्ट्रक्ट किया था जिसने वो ब्रदरहुड की फीलिंग फैला रहा था फॉर द इस्लाम? ठीक है, तो राइट आंसर इसका है अलोपनिषद। अलोपनिषद। सो अलोपनिषद क्या था? अलोपनिषद वॉज कंपोज बाय द फैजी। आपको पता है फैजी वॉज वन ऑफ द पोएट ऑफ द नवरत्न ऑफ दी अकबर। ठीक है, सो इट वॉज कंपोज बाय दी फैजी, ताकि जो ब्रदरहुड है, ठीक है ना, उसको क्या कर सके? उसको इंस्टिल कर सके सारे लोगों में। ठीक है, सो राइट आंसर इज दी 97 का ए। नेक्स्ट इज दी 98, अंडर द लीडरशिप ऑफ द होम अमंग द फॉलोइंग ट्रांसलेशन डिपार्टमेंट वॉज एस्टैब्लिश्ड बाय द मुगल। ओके, मुगल ने किसके अंदर ट्रांसलेशन डिपार्टमेंट को इस्टेब्लिश किया? ये इसी है, फैजी के अंदर किया। फैजी जो थे, अभी अब आपने देखा ट्रांसलेट कर रहा था, यहाँ पे देखो ये ट्रांसलेट किया इसने। ठीक है, तो मोस्टली चीज़ों को उसने क्या किया था? वो ट्रांसलेट कर रहा था। ठीक है, ये पता होना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द आयरन इज इनकरेक्ट? केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ आयरन के बारे में कौन सा इनकरेक्ट है? ठीक है, तो बात किया जाए, सबसे लिखा हुआ है ऑन कमिंग विद द कॉन्टेक्ट ऑफ द ड्राई एंड द ह्यूमिड एयर, ओके, रस्टिंग टेक प्लेस। तो ये बिल्कुल इनकरेक्ट है, मुझे लग रहा है पहले, क्योंकि देखो ड्राई एयर से बेसिकली नहीं रस्टिंग होती है। उसके लिए प्रॉपर आपको क्या होना चाहिए? वहाँ पर ह्यूमिड होनी चाहिए, एयर वेट होना चाहिए, पानी होना, तब होना। सिर्फ ड्राई और ह्यूमिड नहीं होगा। सिर्फ ह्यूमिड होता तो मैं मान लेता, लेकिन ये ड्राई और ह्यूमिड है, इसलिए मैं इसको मानने से तैयार नहीं। ठीक है, ड्राई और ह्यूमिड नहीं होगा। नेक्स्ट लिखा हुआ है इट डज नॉट रिएक्ट विद द प्योर वाटर। ठीक है ना, इट डज नॉट रिएक्ट विद द प्योर वाटर, ये गलत है, ये सही है। जो 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 बात की जो आयरन होता है वो प्योर वाटर से जल्दी रिएक्ट नहीं करता, डायरेक्ट है ना, तुरंत रिएक्ट नहीं करेगा। नेक्स्ट इज द सब्सटेंस फॉर्म्ड बाय द रस्टिंग इज कॉल्ड एज द फेरोसोफेरिक ऑक्साइड। ठीक है ना, फेरोसफेरिक ऑक्साइड, जो भी रस्टिंग से सब्सटेंस बनेगा उसको फेरोसफेरिक ऑक्साइड बोलते हैं। ठीक है ना, Fe2 होती है, इस तरह का कुछ फेरस ऑक्साइड बन जाता है। ठीक है ना, फेरस ऑक्साइड। नेक्स्ट, आयरन कैन बी प्रिवेंटेड
आयरन कैन बी प्रिवेंटेड फ्रॉम रस्टिंग बाय द गैल्वेनाइजेशन। बिल्कुल, अगर आयरन के ऊपर किसी की एक लेयर चढ़ा दी जाती है तो आयरन को हम प्रिवेंट कर सकते हैं फ्रॉम दी रस्टिंग, ठीक है ना। दिस प्रोसेस नोन एज द गैल्वेनाइजेशन। सो राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यहाँ पर क्या है, सिटीज़ और इंडस्ट्री को हमें मैच करना है कि कौन सी सिटी कौन सी इंडस्ट्री से मैच करती है, ठीक है। सो बात किया जाए, पहला ऑप्शन क्या है, अच्छा कौन सा गलत है इसमें पूछा है, ओके, कौन सा गलत है, ठीक। सबसे पहले लिखा हुआ है ब्रेड फोर्ड, ब्रेड फोर्ड, तो ब्रेड फोर्ड एक लोकोमोटिव की इंडस्ट्री है, नहीं, यही गलत था। ब्रेड फोर्ड जो है वो लोकोमोटिव की इंडस्ट्री नहीं है। बी फॉर ब्रेड फोर्ड और बी फॉर ब्रिटेन, तो ये ब्रिटेन की इंडस्ट्री है, ठीक है ना। और काहे की है, ये आपकी वूलन क्लोथ की इंडस्ट्री है, वूलन क्लोथ की इंडस्ट्री है। और कहाँ की है ये, ब्रिटेन की है। तो ब्रिटेन की वुलन क्लोथ की इंडस्ट्री उसको बोलते हैं ब्रेडफोर्ड। तो ये गलत आंसर हो गया। स्टॉकहोम जो है वो शिपयार्ड के लिए फेमस है। ओटावा जो है पेपर इंडस्ट्री है ना, कनाडा, ओटावा, ओटावा कहाँ पे, कनाडा में। सैंटियागो ये वाइन इंडस्ट्री के लिए फेमस है। सो सैंटियागो इट इज़ फेमस फॉर द वाइन इंडस्ट्री, ओटावा फॉर द पेपर, स्टॉकहोम फॉर द शिप बिल्डर। नाउ द क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी के क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट क्या क्या हैं, ठीक है। मॉनेटरी पॉलिसी अब कमेटी भी बनती है, आपको पता ही है, ठीक है, जो जीएसटी और सारी चीज़ों को डिसाइड करती है। तो बात किया जाए डिमार्केशन ऑफ द डेप्थ, ये भी है। मोरल प्रेशर एंड डिस्क्रिमिनेटरी रेट ऑफ द इंटरेस्ट, ये सारी चीज़ें क्या हैं, दिस ऑल आर द टूल्स ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी। सो सारे जो स्टेटमेंट है वो क्या है, सही हैं, यानी कि बी विल बी द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट इज द इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947 हैज़ अबॉलिश्ड द पोस्ट ऑफ द सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट ऑफ इंडिया एंड इट वर्क्स हैज़ बीन ट्रांसफर्ड टू, यानी कि जो सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट एक पोस्ट बनी थी ना, ठीक है, जो रिपोर्ट करता था ब्रिटेन क्वीन को, तो इसको अबॉलिश कर दिया गया विद द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट, ठीक है। नाउ दिस सेक्रेटरी ऑफ पोस्ट का जो भी काम है, इट हु विल वर्क फॉर इट। सो बेसिकली द सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट ऑफ द कॉमनवेल्थ अफेयर्स विल वर्क फॉर इट, ठीक है। जो कॉमनवेल्थ अफेयर्स स्टेट के सेक्रेटरी होंगे वो इसको ऑर्गेनाइज करेंगे। व्हाट इज द कॉमनवेल्थ, कॉमनवेल्थ का मतलब क्या होता है, कॉमनवेल्थ कंट्री, इफ आई से द कॉमनवेल्थ कंट्रीज, सो द कॉमनवेल्थ कंट्रीज आर दोज कंट्रीज which are time or sometimes past for the part of the ब्रिटेन, ठीक है ना, ब्रिटेन की जो कॉलोनी थी वो, बेसिकली ब्रिटेन की कॉलोनी थी। नेक्स्ट है अलगल ब्लूम के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है। सो पहले लिखा हुआ ब्लीचिंग ऑफ द एल्गाई रिफर्स टू एल्गल ब्लूम, डिपॉजिट ऑफ द क्लोरीन ऑन द कोरल्स रिफर्स टू एल्गल ब्लूम, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। लेयर ऑफ द एल्गाई ऑन द वाटर सरफेस रिफर्स टू एल्गल ब्लूम, ठीक है। तो ये जो स्टेटमेंट सही है कि जो लेयर ऑफ द एल्गाई होती है वाटर सरफेस पे, उसको हम लोग एल्गल ब्लूम कहते हैं, ठीक। फिर बात करते हैं टू नेशन थ्योरी ऑफ द मोहम्मद अली जिन्ना वॉज एक्सेप्टेड इन विच सेशन ऑफ द मुस्लिम, ठीक है। किस सेशन में दो नेशन थ्योरी को मुन्ना नहीं, जिन्ना की एक्सेप्ट कर लिया गया था, ठीक है। सो राइट आंसर इसका है लाहौर सेशन में। लाहौर सेशन का हुआ था 1940 में, लाहौर सेशन हुआ था, कई सारे लाहौर सेशन हुआ था, ठीक है, उसमें से ये भी 1940 का था, जिसमें मोहम्मद अली जिन्ना की टू नेशन थ्योरी को एक्सेप्ट कर लिया गया था, ठीक है ना। फिर बात करते हैं आईपीओ के बारे में। आपने आईपीओ के बारे में काफ़ी सुना होगा। इंडिया उसको बोलते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, या इनिशियल पब्लिक ऑफर। आईपीओ इज़ द इनिशियल पब्लिक ऑफर, ठीक है। तो आईपीओ के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है। आईपीओ क्या होता है, जब कंपनी अपना पहला शेयर लॉन्च करती है ना मार्केट में, शेयर मार्केट में, उसको बोलते हैं आईपीओ। तो लिखा हुआ है इशू ऑफ द शेयर बाय एन ओल्ड कंपनी, नहीं ओल्ड नहीं, नई कंपनी पहले शेयर लेके आएगी। इशू ऑफ द शेयर बाय द न्यू कंपनी टू द कैपिटल, बिल्कुल सही है। इन्वेस्टमेंट ऑफ द, नहीं कुछ नहीं है, देन कुछ, राइट आंसर बी। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज इंक्लूडेड इन द रीजन ऑफ द विंटर रेन इन इंडिया। अच्छा, विंटर रेन इन इंडिया, तो एक तो हो गया, अगर बात की जाए इंडिया की मानसून के बारे में, एक हो गया साउथ वेस्ट मानसून, ठीक है, ये नॉर्मल रेन करता है गर्मी में। फिर एक होता है नॉर्थ ईस्ट मानसून, ये होता है, इसी को बोलते हैं रिट्रीटिंग मानसून, ठीक है ना। और एक और मानसून होता है जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से आता है, यहाँ से आता है ऐसे ऐसे करके, वो भी ठंड में ही आता है, ठीक है ना। और इस नॉर्थ ईस्ट मानसून की वजह से आंध्रा और तमिलनाडु में क्या होता है, वर्षा होती है। तो यहाँ पे अगर आंसर देखें 16 का, तो बिल्कुल सही है कि पंजाब में क्या होगा, तमिलनाडु में क्या होगा, तमिलनाडु में नॉर्थ ईस्ट मानसून की वजह से बेसिकली वर्षा होगी, और पंजाब में रिट्रीटिंग मानसून की वजह से वर्षा होगी। पंजाब और यूपी का जो एरिया है थोड़ा बहुत होती है यहाँ पर, पंजाब और हरियाणा में ज़्यादा होती है, ठीक है। रिट्रीटिंग मानसून वो मेडिटेरियन सी से आता है वहाँ पर, ठीक है, ठंड में आते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इसमें पूछ रहा है कि कौन सी डिटरमाइंस द बॉर्डर ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स एंड द कनाडा, यूएस और कनाडा के बॉर्डर कौन सी लेक बनाती है, ये पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 7। तो कौन सी लेकें हैं, लेक सुपीरियर है इसमें, और उसके बाद लेक ऑन्टेरियो है और लेक आयरी है, ठीक है ना। ये सारी क्या है, ये सारी
क्या तो ग्रेट लेक्स हैं, है ना। तो ये उसमें से सुपीरियर, ओंटारियो और आईडी, है ना। सुपीरियर, ओंटारियो और आईडी जो हैं ये क्या करती हैं, ये बॉर्डर बनाती हैं बिटवीन यूएस और कनाडा। तो ये बताना चाहिए आपको। नेक्स्ट इज दी बिश्रामपुर रीजन ऑफ द इंडिया इज़ फेमस फॉर कोल माइनिंग इज सिचुएटेड। तो बिश्रामपुर जो रीजन है वो कोल माइनिंग, अब कोल माइनिंग की बात कर रहे हैं तो झारखंड और छत्तीसगढ़ इसी में आप कन्फ्यूज होंगे ज़्यादा। ठीक है, तो आपका जो आंसर है वो कोल यहाँ पे है, कहाँ मिलेगा, छत्तीसगढ़ में ज़्यादा मिलेगा। कोल आपको छत्तीसगढ़ में ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 109। द टाइप ऑफ द फूड चेन विच स्टार्ट्स फ्रॉम द प्राइमरी कंज्यूमर्स बट द साइज ऑफ द कंज्यूमर रिड्यूस ऑन एवरी सब्सिक्वेंट लेवल। यानी कि पहले बिग साइज़ है, ठीक है, जैसे जैसे ऊपर जाते जाओगे तो जो साइज़ ऑफ द कंज्यूमर है वो रिड्यूस होता जाएगा। ठीक है ना, तो इसको क्या बोलते हैं, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा 9, क्या इसमें पैरासिटिक फूड चेन इसको बोलते हैं। पैरासाइट्स क्या होते हैं, जो छोटे छोटे जीव्स होते हैं जो रहते हैं उनको बोलते हैं पैरासाइट्स। सो दिस इज नोन एज द पैरासिटिक फूड चेन। नेक्स्ट इज नोन एज द कंट्री विद द पोर्ट। ओके, कंट्री और पोर्ट को आपने मैच करना है। ओके, सो ओमान का है, ओमान का जो पोर्ट है उसको बोलते हैं मैत्रा। सो मैत्रा इज़ द पोर्ट ऑफ द ओमान। ठीक है ना, और कुवैत का पोर्ट है आपका मीना अल अहमदी। ठीक है ना, मीना अल अहमदी इज़ द पोर्ट ऑफ द कुवैत। तो ए का हो गया 2 और बी का हो गया क्या, बी का हो गया 1, तो ये हो गया सी आपका राइट आंसर। सी का हो जाएगा 4, यानी कि जॉर्डन का पोर्ट कौन सा है, सी का है आपका अकाबा। ठीक है ना, अकाबा का है, जॉर्डन का है ना। गल्फ ऑफ अकाबा भी आपने सुना होगा, जॉर्डन के पास पड़ती है। येमन का कौन सा, येमन का एडन, ये भी आपने सुना होगा। तो ये क्या है, दीज आर सम ऑफ द मेजर पोर्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। तो उसको आप देख सकते हैं, रॉटरडैम कन्वेंशन भी है। ठीक है ना, उसके बाद ये है डकार पोर्ट। ठीक है, केप टाउन तो पता ही होगा आपने, सिडनी तो पता ही होगा आपने, मोम्बासा वेरी फेमस पोर्ट, सिंगापुर पोर्ट आपने पता ही, मुंबई पोर्ट आपको पता है, पोर्ट सईद। ठीक है ना, पोर्ट सईद ये इंपॉर्टेंट है। एंड उसके बाद वैनकूवर ये इंपॉर्टेंट है, सैन फ्रांसिस्को, लीमा ये तो पेरू की कैपिटल भी है ना। और उसके बाद ये हांगकांग तो पता ही है आपको। एंड नेक्स्ट दी योकोहामा इज़ वन ऑफ द पोर्ट। ठीक है ना, एंड नेक्स्ट यहाँ पे एक पोर्ट है दैट इज़ दी अरहंगल। तो ये क्या है, ये कुछ इंपॉर्टेंट, रियो डी जेनेरियो तो पता ही है आपको, और उसके बाद ब्यूनो एरिस। ठीक है ना, तो ये क्या है, दीज ऑल आर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट पोर्ट्स। न्यूयॉर्क भी क्या है, पोर्ट सिटी है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पोर्ट्स हैं ऑफ द वर्ल्ड। नेक्स्ट बात करते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द फर्स्ट रूलर ऑफ द पांड्या डायनेस्टी। पांड्या डायनेस्टी का फर्स्ट रूलर कौन था। ठीक है ना, इन द फार साउथ एंड द साउथ ईस्ट रीजन ऑफ द पर्शियन इंडिया। ठीक है, पांड्या डायनेस्टी का पहला रूलर कौन था, ये पूछ रहा है। सो जो पहला रूलर था पांड्या डायनेस्टी का वो था आपका नेदियोन। सो नेदियोन वॉज द फर्स्ट रूलर ऑफ द पांड्या डायनेस्टी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 पूछ रहा है, एज पर द 2011 सेंसस विच स्टेट फर्स्ट अमंग द स्टेट हैविंग द हाईएस्ट मेल फीमेल लिटरेसी डिफरेंस। यानी मेल और फीमेल्स के लिटरेसी डिफरेंस में हाईएस्ट अंतर है किसमें। टेक योर टाइम और मार्क द राइट आंसर। सो अगर बात किया जाए तो क्वेश्चन नंबर इसमें किसमें हाईएस्ट है बेसिकली, सो द आंसर इज राजस्थान। तो राजस्थान में मेल और फीमेल की लिटरेसी में क्या है, हाईएस्ट अंतर है। ठीक है, 2011 की सेंसस के अनुसार। स्टॉर्म ट्रॉपिकल साइक्लोन्स दैट अराइजेस इन दी कैरेबियन सी। तो कैरेबियन सी देखो हर जगह साइक्लोन के नाम अलग अलग होते हैं। तो जैसे विली विली कहाँ बोलते हैं, विली विली बोलते हैं इन दी ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो बात किया जाए कि कैरेबियन सी में किस नाम से बोलते हैं, तो कैरेबियन सी का नाम है आपका टोर्नेडो के नाम से इसको बोलते हैं। ठीक है, फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग महाजनपद वॉज रिलेटेड विद द प्रेजेंट डे प्रयागराज और बंदा डिस्ट्रिक्ट। अच्छा, मतलब आज के टाइम पे टोटल 16 महाजनपद वो दिया, तो कौन सा जो महाजनपद है आज के टाइम पर प्रयागराज में है। ठीक है, प्रयागराज में तो कौन सा है, प्रयागराज में है आपका वत्सा। तो वत्सा कहाँ पे, वत्सा जो है वो प्रयागराज में है। किसी ने फॉलोइंग, वत्सा की कैपिटल क्या थी, ऊपर जाकर देखो पूरा मिल जाएगा, सब मिलेगा यहाँ पे। वत्सा की कैपिटल क्या थी, वत्सा की कैपिटल है आपकी कौशाम्बी। ठीक है, दो लिखा हुआ इलाहाबाद के आसपास मिलेगा आपको ये। ठीक है, सो ठीक है, वत्सा हो गया। कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट, फॉलोइंग सिटीज़ कंसीडर करना है। ओके, इसको करेक्ट, ओके, नॉर्थ टू साउथ इसको अरेंज करना है। ये बहुत मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नॉर्थ टू साउथ अरेंज करना। ये सारे जो इसका जो ग्राफ है आपको वो एनसीईआरटी में मिल जाएगा। ठीक है, नॉर्थ टू साउथ अरेंज करना है। तो आंसर इसका जो है सबसे पहले आपकी आएगी विशाखापट्टनम, है ना, विशाखापट्टनम विल बी देयर। ठीक, उसके बाद आपका आएगा हैदराबाद, एंड देन पणजी कहाँ पे, पणजी गोवा में है। ठीक है, एंड देन दी बेंगलोर। तो ये नॉर्थ टू साउथ इसका अरेंजमेंट है, इसको आप मैप में अच्छे से देखेंगे। ये अभी मैं आपको अगर दिखाऊँ, लेट मी चेक। ठीक है, तो इसमें हम थोड़ा सा मार्क करने की कोशिश करेंगे। जैसे ये मैप हमारा,
ठीक है। इस मैप में आप जैसे विशाखापट्टनम को देखो, ये पूरा मैप है, ठीक है। सबसे पहले बात करें आंध्र प्रदेश की, तो आंध्र प्रदेश में आपको विशाखापट्टनम मिलेगा, वाइजैक, ठीक है ना, वाइजैक जो बहुत बड़ा पोर्ट है। तो विशाखापट्टनम कहाँ मिलेगा आपको, ये मिलेगा विशाखापट्टनम, ठीक है। तो ये है विशाखापट्टनम। तो आप देख सकते हैं कि जो विशाखापट्टनम है, ठीक है, विशाखापट्टनम क्या हो गया, सबसे पहले नॉर्थ में है, और इससे नीचे पड़ता है क्या, हैदराबाद। तो देखो अगर मैं लाइन भी खींचूँ तो हैदराबाद से नीचे है ना, तो ये नॉर्थ में हो गया, ये फर्स्ट नंबर पे आ गया ऊपर, इससे नीचे पड़ेगा हैदराबाद, ये दूसरे नंबर पे आ गया। फिर हम बात करते हैं कि पणजी के बारे में। अब पणजी जो है वो कहाँ पर है, पणजी आप देखोगे गोवा में है। कहाँ पे है, गोवा में। तो जैसे मैं गोवा में आऊँगा तो ये भी देखो हैदराबाद, ये विशाखापट्टनम हो गया, ठीक है ना। जैसे मैं बात करूँ विशाखापट्टनम हो गया, ठीक है, और हैदराबाद हो गया। पणजी कहाँ पे है, देखो मैं गोवा में, देखो ये देखो पणजी आ गया, देखो हल्का सा मैं अगर इसको जूम करूँ, ये देखो पणजी आ गया, ठीक है, पणजी आ गया। तो अभी मैं विशाखापट्टनम है यहाँ पे, हाँ है विशाखापट्टनम हल्का सा, ठीक है। अभी देखो अब फिर से देख लो इसको, ये विशाखापट्टनम यहाँ पे था कहीं पे, ठीक है। उसके बाद ये हैदराबाद आ गया, ठीक है, ये हैदराबाद आ गया, और उसके बाद ये आ गया पणजी। तो ये सबसे पहले ये आ गया 1 नंबर पे, फिर उसके बाद ये आ गया 3 नंबर पे, ये आ गया। इसके नीचे जब जाएंगे तो ऑब्वियसली बैंगलोर तो इसके नीचे ही पड़ेगा, ये बैंगलोर पड़ जाएगा हमारा, बैंगलोर, ठीक है, नीचे। तो ये नॉर्थ टू साउथ हमारी चीज़ें क्या हो गई, अरेंज हो गई। समझ गए अच्छे से। ठीक है, अब आगे बात करें, यहाँ लिखा हुआ है कि ये सब हो गया, ठीक है। नेक्स्ट इज म्यूचुअल फंड्स रेगुलेटरी वॉज, म्यूचुअल फंड्स रेगुलेटरी वॉज फर्स्टली पास्ड। अच्छा, इन द कंट्री बाय द सेबी। तो सेबी जो है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, उसने म्यूचुअल फंड रेगुलेटरी को सबसे पहले कब पास किया था, ठीक है। सो बात की जाए इसकी, तो इट वॉज पास इन द ईयर ऑफ द 1993 में सेबी ने म्यूचुअल फंड रेगुलेटरी को इसको पास किया। म्यूचुअल फंड आपको पता ही है, सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द सेंट्रल अमेरिका कंट्री। सेंट्रल अमेरिका कंट्री नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए ऑब्वियसली आपको मैप देखना पड़ेगा, ठीक है। अगर बात की जाए कि कंट्रीज़, चलो हम देख लेते हैं कौन सी सेंट्रल अमेरिका नहीं है, ठीक है। मैप अगर मैंने ओपन किया और ये रहा हमारा प्यारा भारत, और यहाँ से हम जाते हैं यहाँ पर, कौन सा सेंट्रल अमेरिका कंट्री नहीं है, ठीक है। सो बेसिकली कौन कौन सी कंट्री थी पहले वो देख लेते हैं यहाँ पे ऑप्शंस में। ऑप्शंस में है हमारे पास के ओके बेलिजी, एल सल्वाडोर और ग्वातीमाला। तो देखो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर तो इसका है डी, जो सूरीनाम है वो नहीं है, ठीक है। पर ठीक है, फिर भी देख लेते हो थोड़ा सा समझने के लिए। सूरीनाम, देखो सबसे पहले यहाँ पे ग्वातीमाला, ठीक है, ये देखो ये ग्वातीमाला मिल गया आपको, ठीक है, ये ग्वातीमाला मिल गया, क्लियर। उसके बाद बात की जाए, ये नहीं खुल पाएगा, ये देखो बेलिजी, ठीक है ना, बेल्जी। तो बेल्जी तो को मिल गया, बेल्जी ग्वातीमाला मिल गया, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं हम लोग किसकी, बेल्जी ग्वातीमाला, और उसके बाद ग्वातीमाला, ये एल सल्वाडोर, ये भी देखो एल सल्वाडोर क्या है, ये भी लैटिन अमेरिका की कंट्री है, ठीक है। लेकिन सूरीनाम की बात किया जाए तो सूरीनाम जो है वो नहीं है, सूरीनाम देखो यहाँ पड़ जाता है, ठीक है, ये सूरीनाम। और यहाँ पे इसके बाद फ्रेंच गयाना है। फ्रेंच गयाना क्या है, फ्रेंच गयाना में बेसिकली यहाँ से जो वो है आपका, दैट व्हाट वी कॉल्ड एज द रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन, ठीक है, ऑफ द फ्रांस, ठीक है, ये पता होना चाहिए। और फ्रांस की जो है मैक्सिमम टाइम जोन किसके हैं, फ्रांस के हैं, क्योंकि फ्रांस की हर जगह क्या है, फ्रांस की हर जगह टेरिटरीज है ना, ओवरसीज टेरिटरी है। ये देखो लिखा है गुइनिया स्पेस सेंटर, ये कोरू, ये नाम है इसका एक्चुअली, ये मैं देख रहा था कोरू, ठीक है। तो ये क्या है, ये इसको मैं इसको मार्क कर लेता हूँ, आप इसको ऐसे मार्क कर सकते हो, ठीक है, इंपॉर्टेंट प्लेसेस में। तो ये क्या है, कोरू, इसको है बोलते हैं कोरू। ये क्या है, देखो इस पर आ भी गया, ये है आपका लॉन्चिंग स्टेशन है, ठीक है। यहाँ पे ये फ्रेंच लॉन्चिंग स्टेशन है, फ्रेंच का नाम है, यहाँ से सारी जो फ्लाइट्स होती हैं उसको लॉन्च किया जाता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और क्यों, बेसिकली हम लोग, मैंने बताया था कि आपको पता भी होना चाहिए कि मोस्टली जो वो होती हैं आपकी लॉन्चिंग स्टेशंस होते हैं, वाई दे आर ओनली मोस्टली लॉन्चिंग स्टेशंस, वाई दे आर नियर दी इक्वेटर। तो ये इक्वेटर देखो, इक्वेटर जा रही है, इक्वेटर, दिस इज द इक्वेटर, कैन सी दिस इज द इक्वेटर, ये इक्वेटर जा रही है, ठीक है। इस इक्वेटर जा रही है, इस इक्वेटर के पास में ही क्यों है ये बिकॉज ताकि क्योंकि हमारा जो अर्थ मूव करता है वो मूव करता है वेस्ट टू ईस्ट, ठीक है ना, एंटी क्लॉकवाइज। तो जब ये लॉन्च हो तो इसकी जो थोड़ा सा फोर्स है, मतलब इसकी जो एस्केप वेलोसिटी है, उस एस्केप वेलोसिटी में थोड़ा सा इसको प्रोजेक्टाइल मिल जाए किसका, इस अर्थ के रोटेशन का, इसलिए मूव करते हैं,
बात समझ गए? इसलिए इसको बेसिकली हम लॉन्च करते हैं, मतलब इसलिए इसको अर्थ के पास में रखते हैं। क्लियर बात कोई? ठीक है, ओके। उसी तरह हमारे यहाँ इंडिया में भी है ना, सतीश धवन स्पेस सेंटर और बहुत बहुत सारे जो हैं। ना अब क्वेश्चंस पे आते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 17 हो गया। 18 की बात करते हैं। सिंपल से बहुत इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड, है ना, एक्वाराजिया का मिक्सचर क्या होगा। सिंपल से एक्वाराजिया क्या होता है, कंपाउंड है, उसका जो मिक्सचर में उसमें दो चीज़ें हैं, HCl होता है और क्या होता है, नाइट्रिक एसिड होता है। HCl में तो कितने हैं, 1 2 3। HCl में कितने कितने एलिमेंट आ रहे हैं, 3। वैसे हैं तो 2, H और Cl, समझने के लिए हम बोले 3 है। 3 है मतलब एक्वाराजिया मतलब क्या होता है, HCl में 3 आते हैं, HCl में 3 आते हैं। तो यानी कि क्या हो गया, इसका जो रेशियो हो जाता है वो हो जाता है 3:1। पहले HCl आएगा और फिर उसके बाद नाइट्रिक एसिड आएगा HNO3। ठीक है, तो HCl में 3 आ गए और यहाँ पे 1, तो 3 और 1, ये रेशियो हो गया। ड्यू टू इंक्रीज इन द डाइवर्सिटी ऑफ द फूड वेब द स्टेबिलिटी ऑफ द इकोसिस्टम इज। सिंपल सी बात है, जब फूड वेब की डाइवर्सिटी इंक्रीज हो जाएगी, फूड वेब की डाइवर्सिटी इंक्रीज होने का मतलब क्या, बहुत सारे फूड अवेलेबल है। ठीक है, तो इकोसिस्टम क्या हो जाएगा, इकोसिस्टम की जो स्टेबिलिटी है वो क्या हो जाएगी, इकोसिस्टम की जो स्टेबिलिटी है वो इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, जैसे हमारे यहाँ पे क्या है, अब एक ही सिंपल सी बात है, अब यहाँ पे कोई कुछ भी खा सकता है, आप रोटी खा के भी जिंदा रह सकते हो, रोटी नहीं मिली पिज़्ज़ा खा के रह सकते हो। सो दैट इज़ व्हाट, दैट इज़ द स्टेबिलिटी ऑफ द फूड चेन। कुछ भी खा के रह सकते हो, कुछ नहीं, इंसान को खा लिया, है ना, तो स्टेबिलिटी ऑफ द फूड चेन इनकी। जैसे जब अलेक्जेंडर जा रहा था, ठीक है ना, नहीं अलेक्जेंडर नहीं, नेपोलियन जा रहा था ना रशिया में इन्वेजन करने, तो वहाँ पे उसकी सेना को भूख लगी थी, कुछ खाने को नहीं था, तो जिन घोड़ों पे वो गए थे उन घोड़ों को ही खा लिया मार के। इवन तो दे नो, अगर इनको मार के खा लिया तो वी डोंट हैव, वी नॉट गोइंग टू हैव एनीथिंग, कि हम वापस कैसे आएंगे, बट दे हैव किल्ड। नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी कब सेटअप की गई थी, नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी। सो इसका जो राइट आंसर है वो है जुलाई 1982, जुलाई 1982। 2 बूंद ज़िंदगी के, आप याद रख सकते हैं, 2 बूंद ज़िंदगी के। ठीक है, तो 2 आ गया ना इसमें, तो यानी कि जुलाई 1982 में नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी को फॉर्म किया गया था। नेक्स्ट इज दी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ठीक है ना, इसमें कौन सा जो स्टेटमेंट है वो करेक्टली मैच्ड है। ठीक है, कौन सा स्टेटमेंट जो है करेक्टली मैच्ड है। तो यहाँ पर देखा जाए कि आल्हा, आल्हा जो है वो महोबा का है। ढोल, आगरा में ढोल बजते हैं, आगरा में ढोल बजते हैं। और आला कहाँ है, आला महोबा में। ठीक है, आला महोबा में। ढोल कहाँ बजेंगे, आगरा में बनेंगे। ढोला, ढोला नहीं, ढोला नहीं, ढोला होगा, ढोल नहीं होगा। और उसके बाद रशिया, ये है आपका बनारस में। तो ये सारे जो स्टेटमेंट है ऑल आर द करेक्टली मैच। ठीक है ना, ये दीज ऑल आर द टाइप ऑफ द म्यूजिक। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट एक्चुअली कंट्रोल्स द केमिकल कंपोजिशन ऑफ द ब्लड इन किडनी। किडनी बताया आपको, बेसिक यूनिट जो होती है, बेसिक स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ द किडनी इज द नेफ्रॉन। सो राइट आंसर इज सी। निगेटिव इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट इन द उत्तर प्रदेश। अब किस 5 ईयर प्लान में यूपी में निगेटिव इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट आ गई थी। तो अगर इसका आंसर के बारे में बात किया जाए तो सी, दैट इज़ द 9th 5 ईयर प्लान जो था यूपी का, जो 9th 5 ईयर प्लान था उसमें बेसिकली निगेटिव ग्रोथ रेट आ गई थी। तो सी इज़ दी राइट आंसर। ठीक, नेक्स्ट बात करें कौन कौन से आर्ट और आर्टिस्ट के बारे में बात किया जाएगा। ठीक है, ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है, 124। ठीक है, तो इसकी बात किया जाए, जैसे बात की जाए लखनऊ की, सबसे पहले तो लखनऊ में बात किया जाता है, उसको बोलते हैं बिन दादिन। लखनऊ के आर्टिस्ट जो हैं उनको बोलते हैं क्या, बिन दादिन। ठीक है, बिन दादिन। फिर आगरा, आगरा के जो आर्टिस्ट हैं उनको क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं पंडित विश्वम भारतिन, पंडित विश्वम भारतिन। ठीक है, ये बोलते हैं। ठीक है, तो यानी कि ए का हो गया 1, ए का 1, बी का 2, ए का 1, बी का 2, अभी आंसर नहीं आया हमारा। ठीक है, फिर उसके बाद किराना, किराना किसको बोलते हैं, किराना के लिए बोलते हैं किसको, स्वामी स्वामी गंधर्व, गंधर्वा। ठीक है, स्वामी गंधर्वा। तो इसका यानी कि सी का हो गया आपका, सी का हो गया 3, यानी कि जो बी हो जाएगा वो राइट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, ठीक है ना, बी क्या हो जाएगा, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और उसके बाद अतौरली, अतौरली का हो जाएगा रत्नाकर पाई। तो ये क्या, दीज आर द आर्टिस्ट, दीज आर दी आर्टिस्ट ऑफ द पर्टिकुलर रीजन। नेक्स्ट बात करते हैं कौन सा पेयर करेक्टली मैच्ड नहीं है। ठीक है, कौन सा पेयर करेक्टली मैच्ड नहीं है। ठीक, बात करते हैं, लिखा हुआ है चलास ग्रास, तो ये मिलती है बुंदेलखंड रीजन में, बिल्कुल सही है। चलास ग्रास कहाँ मिलती है, बुंदेलखंड रीजन में मिलती है। ठीक है, चलास ग्रास कहाँ मिलती है, बुंदेलखंड रीजन में मिलती है। नेक्स्ट इज दी कोनिकल माउंट, कोनिकल माउंट। ठीक है,
ठीक है, कोनिकल माउंट। तो कोनिकल माउंट की बात की जाए, ये आगरा में मिलते हैं? नहीं, कोनिकल माउंट आगरा में नहीं मिलते, कोनिकल माउंट भी बुंदेलखंड रीजन में मिलते हैं। ठीक है, बुंदेलखंड रीजन पता है ना, यूपी का जो नीचे का इलाका है ना, ये वाला, जैसे यूपी का ये मान लीजिए बटोना दिया, तो ये जो इलाका है इसको बुंदेलखंड रीजन बोलते हैं। ठीक है, ये आपका ये पूर्वांचल हो गया, ये हो गया पूर्वांचल क्योंकि पूर्व में है। ये हो गया क्या आपका, ये वेस्ट वाला हो गया। ठीक है ना, बुंदेल नहीं, हाँ ये वेस्ट वाला हो गया, ये बुंदेलखंड नीचे वाला। ठीक है, तो ये हो गया। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं इसकी, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कोनिकल माउंट के बारे में। तो कोनिकल माउंट जो है भाई, अभी सिंपल सी बात है, कोनिकल माउंट, माउंट मतलब क्या हो गया, माउंट मतलब टीला, और कोनिकल टीला यानी पानी कम है वहाँ पे, इसलिए वहाँ पे घास घास नहीं हो रही है अच्छे से। कोनिकल है ना, कोनिकल शेप है। कोनिकल कैसा होता है, ऐसा होता है कोन शेप में। तो वो कहाँ मिलेगा, वो बुंदेलखंड रीजन मिलेगा। और उसके बाद चलास घास कहाँ मिलेगा, ये बुंदेलखंड मिलेगा। मैक्सिमम रेन कहाँ होगी, मैक्सिमम रेन, सोचो सोचो, ये गोरखपुर में होगी, ऑब्वियसली लिखा ही हुआ है। ठीक है ना, और उसके बाद मार सॉइल होती है झांसी में, झांसी में मार हो जाती है ना, झांसी में मार सॉइल होती है। अच्छा ध्यान रखो, झांसी में मार सॉइल को क्यों मिल रही है पता है, क्योंकि उसके बगल में है मिर्ज़ापुर, मिर्ज़ापुर है ना। यूपी का मैप आपने देखा नहीं देखा, मतलब पता नहीं मुझे देखा कि नहीं देखा आपने यूपी का मैप, चलो मैं दिखा देता हूँ आपको। यूपी का मैप आप देखोगे तो आपने दिखेगा वहाँ पर, क्या दिखेगा आपको, दिखेगा जो झांसी है। ठीक है, झांसी के जस्ट बगल में है मिर्ज़ापुर। ठीक है, ये देखो ये है आपको, मतलब जस्ट नहीं नहीं, जस्ट नहीं, थोड़ा दूर है, सॉरी थोड़ा सा दूर है। झांसी के पास में ऐसे वाराणसी और जौनपुर था, यहाँ पर देखो ये झांसी है। ठीक है, फिर भी हम समझ सकते हैं झांसी थोड़ा सा नीचे एरिया में आ रहा है, बुंदेलखंड रीजन में आ रहा है, ये भी थोड़ा नीचे आ गया। ये पूर्वांचल में आता है वैसे मिर्ज़ापुर, आपको पता ही, मिर्ज़ापुर आपने वेब सीरीज़ देखी होगी, पर फिर भी मिर्ज़ापुर ऐसी जगह पे पानी कम है, वहाँ पे समझ सकते हैं ये भी यहाँ पे। तो वहाँ पे क्या है, वहाँ पे जो सॉइल होगी वो क्या होगी, वो जो सॉइल होगी वहाँ पर बुंदेलखंड रीजन में, वो क्या होगी, मार सॉइल हो जाएगी। ठीक है ना, मार सॉइल यानी कि वहाँ पे झांसी में। ठीक है, झांसी में मार सॉइल हो जाएगी, लड़ाई होगी वहाँ पे। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इंक्लूडेड इन द 11। अच्छा ये सब यहाँ पर क्वेश्चंस आ गए हैं, और ये क्वेश्चन जो है देखिए, ये थोड़ा सा करंट अफेयर जो है 2023 वाला है, थोड़ा सा इसमें इंक्लूड किया हुआ है। ठीक है, तो ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर फिर भी हम इसको करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग, इसमें कुछ समझाना नहीं है, इसमें पढ़ना है मुझे। 11th मेंबर कंट्री ऑर्गेनाइजेशन हेल्ड इन दी 14th समिट ऑफ द एशियन। तो कहाँ पर जो है एशियन का 14 समिट हुआ था, तो ये हुआ था बेसिकली आपका तिमोर में। ठीक है ना, तिमोर में बेसिकली 14 समिट हुआ था एशियन में। क्लियर, और ये है कहाँ पर, ये है इंडोनेशिया में। क्लियर, इंडोनेशिया में। ठीक है, मई 2023 में द फाउंडेशन स्टोन्स ऑफ द परमानेंट कैंपस ऑफ द नेशनल अकेडमी ऑफ द कोस्टल पुलिसिंग वॉज हेल्ड बाय द यूनियन होम मिनिस्टर। तो नेशनल अकेडमी ऑफ द कोस्टल पुलिसिंग, ये कहाँ पर रखा गया था, ये रखा गया था द्वारका, गुजरात में रखा गया था इसको, बाय द अमित शाह। नेक्स्ट इज दी, इन मई 2023 इट वॉज अनाउंस्ड टू स्टार्ट इंडियाज़ फर्स्ट पॉट टैक्सी प्रोजेक्ट। ठीक है, तो इंडिया की फर्स्ट पॉट टैक्सी बेसिकली कहाँ पर, किस स्टेट में इसको इनॉग्रेट किया गया था, फर्स्ट पॉट टैक्सी। ठीक है, तो बेसिकली फर्स्ट पॉट टैक्सी जो है वो यूपी में इनॉग्रेट किया था, फर्स्ट पॉट टैक्सी प्रोजेक्ट। ठीक है ना, अगर इसको दिखाऊं मैं आपको, क्या है इसमें पॉट टैक्सी प्रोजेक्ट में, क्या इसमें पॉट टैक्सी होती क्या है। तो पॉट टैक्सी कुछ ऐसा ये है, नोएडा में पहली पॉट टैक्सी, ये पॉट टैक्सी का कुछ सिस्टम है। ठीक है, पॉट टैक्सी इसको बोलते हैं। ठीक है, नोएडा में एयरपोर्ट, फिल्म सिटी तो बनी थी नोएडा में, आपको पता ही ये चीज़। ठीक है, क्लियर, तो ये हो गया। नेक्स्ट इज इन May 23 इट वॉज अनाउंस दैट द फर्स्ट नेशनल डैम सेफ्टी सेंटर वुड बी स्टैब्लिश एट विच ऑफ द फॉलोइंग। डैम तो पता है कितने कोलैप्स करते हैं, डैम और या पुल बिहार के हों। ठीक है, तो पहला नेशनल डैम सेफ्टी सेंटर ये कहाँ पर बेसिकली इसको इस्टेब्लिश किया जाएगा, तो ये इस्टेब्लिश किया जाएगा आपका जयपुर में। तो जयपुर राजस्थान में पहला डैम सेफ्टी सेंटर इंट्रोड्यूस किया जाएगा। नेक्स्ट इज द सिक्स्थ इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस 2023, ये कहाँ पे लॉन्च हुई है, तो ये बेसिकली सिक्स्थ जो है ये ढाका बांग्लादेश में सिक्स्थ इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस। शेख हसीना वॉज द प्राइम मिनिस्टर एंड अपोजिशन जो लीडर है मेन वो क्या है, खालिदा जिया। ठीक है, और शेख हसीना शी इज़ फ्रॉम दी अवामी लीग। ठीक है ना, शी इज़ फ्रॉम दी अवामी लीग। और अभी बेसिकली कई सारे प्रोटेस्ट चल रहा था बांग्लादेश का रिगार्डिंग दी रिजर्वेशन पॉलिसी। जो बेसिकली जो फ्रीडम फाइटर्स हैं वहाँ के, उनको 30% रिजर्वेशन मिलता है। सो बेसिकली एवरी स्टूडेंट्स इज प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट देम कि भाई इतना इतना रिजर्वेशन क्यों, और फ्रीडम फाइटर को नहीं, उनके चिल्ड्रन के ग्रांड चिल्ड्रन को भी मिल रहा है। सो दैट वाज द मेन कॉज ऑफ प्रोटेस्ट। और बेसिकली द फ्रीडम फाइटर्स वर दोज पर्सन हु फॉट इन द फेवर ऑफ द बांग्लादेश अगेंस्ट द पाकिस्तान, उनको बोलते हैं मुक्ति वाहिनी,
उनको क्या बोलते हैं, मुक्ति वाहिनी, मुक्ति वाहिनी। ठीक है, और उसके बाद जो कुछ और लोग थे जो बांग्लादेश के अगेंस्ट थे, उनको बोलते हैं रज़ाकार्स, रज़ाकार्स। ठीक है, ये पता होना चाहिए। इनमें 2023 द ग्लोबल वेल्थ कॉन्फ्रेंस कहाँ पे हुई थी, तो ग्लोबल वेल्थ कॉन्फ्रेंस जो हुई थी वो यूके में हुई थी। इन मे 2023 हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ बीन इलेक्टेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ द टर्की, ये तो पता ही होगा, रसब तैयब अर्दगन। सो रसब तैयब अर्दगन ही बिकम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ द टर्की। नेक्स्ट, इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डे। इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डे कब मनाया जाता है, ये तो बहुत ईजी है, 22 मई को इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डे हम लोग मनाते हैं। विच कंट्री प्राइम मिनिस्टर ने हाईएस्ट सिविलियन ऑर्डर, अभी बताया था, ऑर्डर ऑफ द लोगो, किस कंट्री ने हाईएस्ट सिविलियन ऑर्डर ऑफ द लोगो दिया था, किसको, मोदी जी को। तो ये बात किया जाएगा, ये है पापुआ न्यू गिनिया। और आपको पता है पापुआ न्यू गिनिया में जब मोदी जी गए थे तो वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर उन्होंने मोदी जी के पैर भी छू लिए थे, है ना। नेक्स्ट बात करते हैं 61st ग्लोबल सुपर कंप्यूटर कॉन्फ्रेंस, ये कहाँ पर ऑर्गेनाइज हुआ है, 61st ग्लोबल सुपर कंप्यूटर कॉन्फ्रेंस ये कहाँ पर ऑर्गेनाइज हुआ है। सो दिस कॉन्फ्रेंस वॉज ऑर्गेनाइज्ड इन दी नॉट पेरिस, इन दी हैम्बर्ग जर्मनी में। ठीक है ना, हैम्बर्ग जर्मनी में 61st ग्लोबल सुपर कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हु अमंग द फॉलोइंग है ऑनर्ड विद द 57 ज्ञानपीठ अवार्ड। 57 ज्ञानपीठ अवार्ड से किसको ऑनर किया गया था, सो दिस इज दी दामोदर माउजो, दामोदर माउजो को 57 ज्ञानपीठ अवार्ड से हमने नवाजा था। नेक्स्ट इज दी कंगरा टी, कंगरा टी को जीआई टैग भी मिला हुआ है। तो कंगरा टी कहाँ की एक फेमस टी है, तो ये हिमाचल की टी है। ठीक है, हिमाचल की टी कंगरा टी है, कंगरा। आप ऐसे भी याद कर सकते हो, कंगरा नानावत है ना, हिमाचल के मंडी से बेसिकली वो क्या है, एमपी हैं, तो ये ऐसे याद कर सकते हो आप। नेक्स्ट बात करते हैं 37 के बाद 38, इंडिया गॉट विच रैंक इन द वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में कौन सी रैंक इनको मिली है, और ये वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स कौन निकालता है, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर। ठीक है, तो यहाँ पर हमें 161 कंट्री में मिली है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में, पता ही आपको कोडी मीडिया का इस सब हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं 139 के बारे में। 49th G7 समिट जो कि हुई थी हिरोशिमा जापान में हुई थी। ठीक है ना, इन 2024 50 G7 समिट जो होगी वो कहाँ पर होगी, 50 की G7, 40 कहाँ पे हुई थी, हिरोशिमा जापान में हुई थी। अब पूछ रहा है 47, ठीक है 49, अब पूछ रहा है 50 वाली कहाँ पे होगी। ठीक है, तो 50 वाली जो होगी बेसिकली वो इटली पे होगी, तो सी इज द राइट आंसर। ठीक है, और इटली में आपको पता ही है, अभी बात करते हैं पेरिस। पेरिस में कहाँ पे हो रहा है, पेरिस में बेसिकली वो हो रही है, ओलंपिक्स हो रहे हैं। ठीक है ना, वहाँ पे हमने साइन नदी के बारे में बात किया था, ठीक है, जो साफ़ किया गया था, उसी के तट पर क्या है, उसी के तट पर पेरिस जो है वो सिटी है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं पर्सन विद अपॉइंटमेंट, कौन से पर्सन का अपॉइंटमेंट है इसके बारे में बात करते हैं। सो लिखा हुआ है कि कौन सा पेयर आर करेक्टली मैच्ड आचार्य के। रणीत कौर इज़ दी चेयरपर्सन ऑफ द CCI, सही है ये बात। और उसके बाद प्रवीण सूद डायरेक्टर ऑफ द CBI, ये भी सही है। एंड प्रवीण कुमार इज़ द चीफ विजिलेंस कमिश्नर, ये भी सही है। तो सारे जो स्टेटमेंट है वो सही है। नेक्स्ट बात करते हैं मई 2023 में हु हैज़ बिकम द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू पुट द हेल्थ वार्निंग ऑन द एवरी सिगरेट, यानी हर सिगरेट पे आपको हेल्थ वार्निंग कहाँ मिलेगी। ठीक है, हर सिगरेट में हेल्थ वार्निंग कहाँ मिलेगी, तो कनाडा ने ऐसा काम किया। कनाडा कह रहा है भाई हर सिगरेट पर आपको हेल्थ वार्निंग मिलेगी, जैसे हमारे यहाँ मिलती है हेल्थ वार्निंग, पर पीते तो हम लोग है ना, तो उस तरह से। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, लिखा हुआ है फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू मेक द डिजिटल हेल्थ कार्ड्स फॉर द चिल्ड्रन, अपने बच्चों के लिए डिजिटल हेल्थ कार्ड बनाएगा। तो कौन बनाएगा, ऑब्वियसली कोई साउथ इंडियन स्टेट हो गए, अभी नॉर्थ में इतना प्रोग्रेस नहीं हो रहा है। ठीक है, सिंपल कार्ड बन जाए बहुत बड़ी बात है। ठीक है, तो नहीं, एक मिनट, थोड़ा सा मैं गलत हो गया यहाँ पे, एक मिनट, केरल नहीं होगा यहाँ पे। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश, यूपी ही कर रहा है भाई, सॉरी यूपी कर रहा है, क्या कर रहा है, फर्स्ट स्टेट है जो कि बनाएगा डिजिटल हेल्थ कार्ड बनाएगा बच्चों के लिए, वो क्या है, वो यूपी है। ठीक है, नेक्स्ट है फर्स्ट फार्मा पार्क ऑफ द स्टेट, पहला फार्मा पार्क जो स्टेट है यूपी का पहला फार्मा पार्क कहाँ पे बनेगा। ठीक है, तो यूपी का जो पहला फार्मा पार्क है वो बनेगा आपका ललितपुर डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है ना, कहाँ पर, ललितपुर। और अभी ललितपुर के बारे में बताया, ललितपुर भी क्या है, अरे आ गया, ललितपुर भी, ये भी लास्ट में पड़ता है एकदम। ठीक है, यानी कि कहीं ना कहीं ये इंपॉर्टेंट स्टेट है, जैसे यहाँ पे देखेंगे ललितपुर आपको दिखेगा, ललितपुर इसमें ऊपर है ललितपुर, एक सेकेंड ओपन करना पड़ेगा मुझे इसको। तो पूरी पिक नहीं खुल रही है,
यहाँ पर सही है। ठीक है, ललितपुर को ये लास्ट में बिल्कुल दिया हुआ है, यानी बुंदेलखंड रीजन में ललितपुर पड़ेगा, ये को लास्ट में बिल्कुल, ये ललितपुर ये लास्ट में दिया हुआ है बुंदेलखंड रीजन में। ठीक है, ये बुंदेलखंड रीजन में। ठीक है, तो हो गया ललितपुर, यहाँ पर पहला फार्मा बैंक खुलेगा। ठीक है ना, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 144 के बारे में। लिखा हुआ है कि द 6th स्कॉर्पियन सबमरीन कलवरी क्लास प्रोजेक्ट 75 ऑफ द इंडियन नेवी स्टार्टेड इट्स सी ट्रायल इन इट्स नेम। तो किस नाम से इसका सी ट्रायल स्टार्ट किया गया था? तो ये क्या था, वागश्री नाम से इसका स्टार्ट किया गया था। नेक्स्ट बात करते हैं, विद एम ऑफ द प्रोटेक्टिंग द पीपल थ्रू द पावर ऑफ द जीनोम्स द इंटरनेशनल पैथोजन सर्वेलेंस नेटवर्क वॉज लॉन्च्ड बाय द विच ऑफ द फॉलोइंग। तो इंटरनेशनल पैथोजन सर्वेलेंस लॉन्च किया गया था, इंटरनेशनल पैथोजन सर्वेलेंस लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए। ठीक है, तो ये बेसिकली लॉन्च किया था किसने? WHO ने लॉन्च किया था इंटरनेशनल पैथोजेंस सर्वेलेंस नेटवर्क। कीपिंग इन द माइंड द perspective of the accident, the flight of the which aircrafts were temporarily banned by the Indian Aircraft Force। यानी कि बेसिकली एक्सीडेंट्स बहुत ज़्यादा हो रहे थे। ठीक है, तो किस एयरक्राफ्ट को बेसिकली बंद कर दिया था? तो आपको पता होगा MiG-21 से इतने सारे एयरक्राफ्ट अभी क्रैश हुए हैं MiG-21 से, इसीलिए इसको हमने टेम्परेरी थोड़े टाइम के लिए बंद कर दिया था। नेक्स्ट बात करें 47 के बारे में। नॉवल टाइम शेल्टर वॉज अवॉर्डेड द इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2023 इन में। इसके ऑथर कौन थे? नॉवल टाइम शेल्टर, टाइम शेल्टर जो टाइम शेल्टर नाम की एक नावल है, इसके कौन थे बेसिकली ऑथर? तो ये कौन ऑथर था? इसके थे यहाँ पे जॉर्जी गॉस्पोडिनोव। जॉर्जी गॉस्पोडिनोव जो थे इसके ऑथर थे। जॉर्जिया मेलोनी से याद कर सकते हो आप। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। इन द मे 2023 विच ऑफ द फॉलोइंग एयरलाइंस हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन एयरलाइंस टू ऑपरेट दी कॉमर्शियल डोमेस्टिक फ्लाइट्स ऑन एन एयरक्राफ्ट यूजिंग दी सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल। यानी कि SAF का यूज़ कर रहे थे, सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल का वो इस्तेमाल कर रहे थे। ठीक है, तो उसका जो राइट है एयर विस्तारा, जो विस्तारा जो एयरलाइंस है वो सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल का इस्तेमाल। सस्टेनेबल मतलब क्या होगा कि वो उसको बेसिकली आप ज़्यादा इमिशन नहीं होगा, सारी चीज़ें कार्बन इमिशन नहीं होगा, वो सस्टेनेबल है। ठीक है ना। नेक्स्ट इज दी हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन ऑफ द इंडियन ओरिजिन वॉज इलेक्टेड लॉर्ड मेयर ऑफ द सिटी ऑफ द पैरामेटा काउंसिल ऑस्ट्रेलिया। इलेक्टेड लॉर्ड मेयर ऑफ द सिटी ऑफ द, ओके ठीक है, हु अच्छा इंडियन ओरिजिन कौन सा पर्सन है? हु वॉज इलेक्टेड द लॉर्ड मेयर ऑफ द सिटी परमाता काउंसिल ऑफ द ऑस्ट्रेलिया। तो कहीं इंडिया का कौन सा इंसान जो है वो वहाँ पे एज ए लॉर्ड मेयर यानी कि एज ए मेयर इलेक्ट हुआ है? तो ये है आपका समीर पांडे जी जो इलेक्ट हुए हैं। नेक्स्ट इज दी द गवर्नर ऑफ द नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ द दिल्ली एक्ट 2023 वॉज प्रोमलगेटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट विद द एम ऑफ द कंस्टिट्यूटिंग द नेशनल कैपिटल सिविल सर्विस अथॉरिटी। द चेयरमैन ऑफ दिस अथॉरिटी कौन होंगे? इस चेयरमैन की अथॉरिटी के चेयरमैन कौन होंगे? तो कौन होंगे? ये आपके चीफ मिनिस्टर होंगे जो अभी फिलहाल जेल में है। ठीक है, अनफॉर्चुनेटली। ठीक है ना, सो ये बताना चाहिए। तो द गवर्नमेंट ऑफ द NCT, ठीक है ना, प्रोमोगेटेड कंस्टिट्यूट नेशनल कैपिटल सिविल सर्विस अथॉरिटी, नेशनल कैपिटल सिविल सर्विस अथॉरिटी। फिर से पढ़ते हैं, द गवर्नमेंट ऑफ द नेशनल कैपिटल सिविल सर्विस अथॉरिटी, ठीक है, नेशनल कैपिटल सिविल सर्विस अथॉरिटी दैट इज दिल्ली। Amendment Act was promulgated by the central government with the aim to constitute a national capital civil service authority। अच्छा हाँ, ये पहले इशू चल रहा था बेसिकली। तो पहले जो पावर थी वो दिल्ली के पास थी, तो अब क्या कर रहे थे, इस अमेंडमेंट के थ्रू वो दिल्ली की पावर जो है वो सेंट्रल ले लेगा, तो इसलिए नेशनल कैपिटल सिविल सर्विस अथॉरिटी आ गई। बिल्कुल सही है, ठीक है ना, तो बिल्कुल सही है, ठीक है ना, विद एम द, ठीक है। द चेयरमैन ऑफ दिस, हाँ चेयरमैन जो रहेगा वो बेसिकली चीफ मिनिस्टर रहेंगे, बट बाकी सारी पावर जो रहेंगी वो नेशनल गवर्नमेंट के पास, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास रहेंगी। ठीक है, तो आई होप मैंने 1 घंटे के अंदर इसको कवर कर लिया। आई होप आपको बहुत अच्छी लगी होगी सीरीज़। ये बेसिकली सेकंड पार्ट था हमारी टेस्ट सीरीज़ फर्स्ट का, सॉरी टेस्ट सीरीज़ सेकंड का सेकंड पार्ट था। 2 पार्ट में एक टेस्ट सीरीज़ को मैं कंप्लीट कर रहा हूँ। ठीक है ना, सो आई होप आपको मज़ा आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा हुआ है प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। टिल देन टेक अ गुड बाय, थैंक यू। दिस इज मोहित तिवारी। जय हिंद, जय भारत फ्रॉम दिस विजार्ड IAS।